सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका टू दिस सेशन जहां हम सर कवर करेंगे सीए फाइनल ऑडिट MTP2 जैन 26 एग्जाम्स के सारे नए नए क्वेश्चंस। अगर मेरी ऑडियो वीडियो एकदम बढ़िया तरीके से आप तक पहुंच रही है, फटाफट वीडियो पे अपनी अटेंडेंस लगा दो। सर कैसे? वीडियो को लाइक करके फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। और अगर चैनल पे नए नए आए हो तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सर ये मॉर्निंग नहीं इवनिंग है भैया। इवनिंग में भी मॉर्निंग बोलने से नींद खुल जाती है, ठीक है? सो तरो ताजगी के साथ ये सेशन कवर करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑल सेट? यस सर। अब सर इस सेशन में क्या क्या होगा मैं पहले ही बता देता हूँ। हम जितने भी नए क्वेश्चन है वो कवर करने वाले हैं। इन नए क्वेश्चंस में मेनली डिस्कशन विल बी ऑन एमसीक्यूज। तो जो इंडिविजुअल एमसीक्यूज है 2-3 वो कवर करेंगे, प्लस 3 केस सिनेरियो जो आईसीआई ने यहाँ पे पूछे, दे आर सिमिलर टू द वंस कवर्ड इन योर केस सिनेरियो बुकलेट। बट कहीं ना कहीं जब मैंने टेलीग्राम पे पोल किया तो 85% स्टूडेंट्स चाहते थे हम वापस इन केस स्टडीज को कवर करें ताकि हमारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो इन केस स्टडीज को भी मैं कवर कराऊंगा। जब ये 3 केस स्टडीज कवर हो जाएंगी तो उसके बाद हमारे पास सर 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है? स्क्रीन पे मत देखो, अभी चक्कर आ जाएंगे। 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, एक ईएसजी एसडीजी वाले टॉपिक से है, ठीक है? यहां पे इन्होंने कुछ एनवायरमेंटल पिलर के बारे में पूछा है, तो ये पिलर वाले 3 क्वेश्चंस मैं आपको कवर करा दूंगा। एनवायरमेंटल पिलर, सोशल पिलर, गवर्नेंस पिलर, ताकि मान लो अगर पिलर में से भी कोई क्वेश्चन आए तो यू आर एबल टू डील विद इट। ओके सर। सोशल पिलर इन्होंने सितंबर में पूछा था, एनवायरमेंटल पिलर अभी इन्होंने एमटीपी में पूछा है। तो अगेन इन पिलर वाली चीजों को हम अच्छे से कवर करके चलेंगे, ठीक है सर? एंड इसके बाद बैंक ऑडिट का एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है? दिस इज द एजेंडा फॉर टुडे। क्या सारे बच्चे रेडी हैं? जल्दी से बता दो। आर यू पीपल रेडी? यस सर। सो फटाफट पानी के 2-2 घूंट लगाओ, चैट बॉक्स पे लिखो रेडी एंड लेट्स बिगिन विद इट। क्लियर है सारे बच्चे? ऑल सेट? यस सर। तो सबसे पहले आ जाओ इंडिविजुअल एमसीक्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। Based on the above situation, which risk is arising from the usage of IT that should the auditor consider? देखो क्वेश्चन क्या कहता है। CA Neha is auditing Rich Hotels Limited, which processes vendor master modification through email request। कहीं ना कहीं जो वेंडर की डिटेल्स हैं इनको ये तभी मॉडिफाई करते हैं जब इनके पास ईमेल आती है। Approvals are routed through a automated workflow. Entity does not use multi-factor authentication for email accounts. यानी अगर ईमेल एक्सेस करनी है तो आप बस अपना पासवर्ड डालो, उसके बाद आपके फोन पे कोई ओटीपी नहीं आएगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह नहीं होंगी, ठीक है सर? Recently, the company suffered a fraud where a spoofed email led to unauthorized changes in the vendor bank detail and inappropriate disbursement of fund। एक गलत ईमेल आई जिससे बैंक वेंडर की बैंक डिटेल्स चेंज हो गई और कहीं ना कहीं गलत इंसान के पास पैसे पहुंच गए। तो ये बताओ कौन सी तरह की रिस्क है? पहला, डेटा लॉस और डेटा करप्शन ड्यू टू इनएडिक्वेट साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल। सर ये अच्छा लग रहा है। अनऑथोराइज चेंजेस टू द आईटी एप्लीकेशन और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ। सर यहां चेंजेस की बात थी, हाँ, तो चेंजेस वाला बेटर लग रहा है, ठीक है? आईटी में वैसे ही अपन थोड़े सीए वाले तो अपने को उतना नहीं आता, बट कहीं ना कहीं ये चेंजेस की बात कर रहा था तो चेंजेस से ये बेटर लग रहा है। उसके बाद थर्ड वाले पे आ जाओ, अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डेटा रिलेटिंग टू इनप्रॉपर चेंजेस टू डेटा। सर यहां क्या मास्टर डेटा लिखा हुआ था? जल्दी से बताओ। मास्टर डेटा, हाँ सर ये वाला भी सही लग रहा है। और यहां अनऑथोराइज्ड एक्सेस भी है, चेंजेस भी है, ये ज्यादा सही लग रहा है। मैंने कहा बी को बोलो टाटा बाय बाय, सी को बोलो हाय हाय। एंड लास्ट में कहता है मैनुअल इंटरवेंशन रिलेटिंग टू इनएक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ये तो नहीं है। तो मैं देख सकता हूं कहीं ना कहीं सबने लिखा सी, सबने लिखा सी एंड सी इज द राइट आंसर। क्या आपको इस तरह के क्वेश्चन के साथ डील करना समझ आया? हाँ सर, लॉजिकली चलना है, सही आंसर मिल जाएगा। वेरी गुड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेस्ड ऑन द अबव सिचुएशन अंडर विच BRSR प्रिंसिपल विल द कंपनीज एक्शंस एंड डिस्क्लोजर फॉल। यहां आपको कुछ फैक्ट्स ऑफ द केस दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सा BRSR प्रिंसिपल आएगा। आर यू पीपल रेडी? यस सर। देखो क्या कहता है, स्वर्ण मेटल्स लिमिटेड विच इज अ टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी, तभी BRSR एप्लीकेबल है, has recently undertaken a major expansion project of construction of a new manufacturing unit. During the process,
लोकल कम्युनिटीज एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, कहीं ना कहीं उनकी कम्युनिकेशन भी छिन गई, इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन फ्रॉम द कंपनी, कहता है कंपनी ने उनको हटा दिया, उनका जो कामकाज था वो सब भी चला गया, प्लस कंपनी ने इसके बारे में कम्युनिकेट भी नहीं किया। कंपनी ने इसका इंटरनल रिव्यू किया है, नाउ दे हैव टेकन द स्टेप्स टू असेस द सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट, engage with communities and take a action plan to mitigate the adverse effects। सारे बच्चे बताओ ये किसके जैसा है? याद है मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि अगर मान लो मैं नॉर्थ ईस्ट एरिया में जाके अपनी फैक्ट्री लगा रहा हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट एरिया के लोगों को हटा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए मुझे थोड़ा CSR करना चाहिए, थोड़ी क्रिएटिविटी करनी चाहिए, ऐसी बातें की थी क्या? हाँ सर। उनको कंपेंसेशन देनी चाहिए। ये सारी बातें कहां हुई थी सर? प्रिंसिपल नंबर 8। मैंने कहा था प्रिंसिपल नंबर 8 क्या कहता है? इक्विटेबल डेवलपमेंट। देयर शुड बी इक्विटेबल डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं जब आप अपना विकास कर रहे हो तो जिन कम्युनिटीज को हटाया जा रहा है उनका भी विकास होना चाहिए। तो सर इक्विटेबल डेवलपमेंट के बारे में आ जाएगा पॉइंट डी। ठीक है, भेड़िया मूवी का एग्जाम्पल लिया था हमने क्लास में, राइट। तो यहां हमारे पास इंक्लूसिव ग्रोथ और इक्विटेबल डेवलपमेंट वाला पॉइंट आएगा। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू पीपल आर गिविंग द राइट आंसर्स, वेरी वेरी गुड। नाउ कम टू क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 एक ऐसा क्वेश्चन है जो पहले भी पूछ रखा है, बट अगेन लेट्स प्रैक्टिस इट। चूज द करेक्ट रीजनिंग फ्रॉम द बिलो ऑप्शन। कहता है रूही एंड कंपनी सीएस वर मेनली डूइंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड टैक्स ऑडिट। दे गॉट अ ऑर्डर इन राइटिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिटर्न ऑर्डर दिया कि किसी क्लाइंट के लिए इनको क्या करनी है? इन्वेस्टिगेशन। अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करनी है तो इनको किसी एक्सपर्ट की असिस्टेंस चाहिए। तो एक बात बताओ, क्या ये एक्सपर्ट की असिस्टेंस ले सकते हैं? आंसर इज यस। मैंने कहा था जब भी आप एक्सपर्ट की असिस्टेंस लो तो 2 चीज का ध्यान रखना। सबसे पहले क्लाइंट का कंसेंट होना चाहिए। दूसरा जो मैटर्स ऑफ कॉस्ट हैं कि एक्सपर्ट की कॉस्ट कौन बियर करेगा, दैट क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट शुड बी रिजॉल्व। तो क्या मैं एक्सपर्ट की मदद ले सकता हूं? आंसर इज यस, ले सकता हूं। कहता है यस ऐसे 620। अरे भैया इन्वेस्टिगेशन पे ऐसे थोड़ी लगता है। Yes, Ruhi and company should consider the assistance of experts like engineer, lawyer in the interest of comprehensive and foolproof examination। ये सही लग रहा है। ऐसे 620 नहीं लगेगा, नो की बात तो हम करेंगे नहीं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। सबने एकदम सही जवाब दिया, वेरी गुड। सर प्रिंसिपल 7 था वो तो, अरे भैया 7 वो था पब्लिक पॉलिसी, वो अपन ने बात की थी ना MS धोनी की। हाँ सर, इन्फ्लुएंस वाली, पब्लिक इन्फ्लुएंस की। तो जब पब्लिक इन्फ्लुएंस की बात आती है, पॉलिसी मेकिंग की बात आती है, तो प्रिंसिपल 7 आता है। यहां पे पॉलिसी मेकिंग थोड़ी थी। अरे भैया कॉन्सेप्ट्स भी ध्यान रखने, लर्निंग भी ध्यान रखनी है, लर्न विथ फन करना है, ठीक है अच्छे से। थाला फॉर अ रीजन था वो, यस। अब आ जाओ केस सिनेरियो 1 पे। चलो ग्रेट, रोहित कहता है समझ गए सर, आ जाओ। सबसे पहले बता दूं, अगर आपने केस सिनेरियो बुकलेट से क्वेश्चन 31 कर रखा है, दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन। आ जाओ सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। केस पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ो, वरना केस पढ़ के थक जाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द गिवन सिचुएशन। क्या स्टेटमेंट है कि आपको बताना है परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कितनी है और करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कितनी है। तो देखो परमानेंट और करंट पीरियड के बारे में कुछ दे रखा है क्या? यहां दे रखा है सर 3 एडजस्टमेंट्स। कहता है CKS Limited acquired another bank called Royal Limited. While finalizing the account, some adjustments were made to give the effect of merger. जब ये कंसोलिडेशन कर रहे थे तो कुछ एडजस्टमेंट्स करी। 3 एडजस्टमेंट्स वर मेड रिगार्डिंग द गुडविल ऑफ 2.5 करोड़ एंड इन्होंने माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी निकाला 60 लाख। क्या मैं बोल दूं गुडविल प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज योर परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट जो 103 के हिसाब से होती है? हाँ सर। तो ये हमारा टोटल आ गया 3.1 करोड़। उसके बाद कहता है इन लोगों ने कुछ इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस की एडजस्टमेंट करी 17 लाख की, एंड एक और एडजस्टमेंट कोई करी फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी जो थी 34 लैक्स। अब सर ये जो 17 लैक्स प्लस 34 लैक्स है, ये क्या है? ये है करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, जिसमें हमारी इंट्रा ग्रुप जो एंट्रीज होती है अपन उसको नेट ऑफ कर देते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज को हार्मोनाइज करते हैं, सिमिलर लेवल पे लाते हैं। तो ये 51 लैक्स की हो गई करंट पीरियड एडजस्टमेंट। तो आपके आंसर में 3.1 करोड़ दे रखा है क्या? ये रहा। 51 लाख दे रखा है क्या? ये रहा। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। जिसका सी आया है वेरी गुड, तो सी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। अब आ जाओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिस्ट डाउन द मंथ्स, कह रहे हैं महीने बताओ जिनकी डेट इनएप्रोप्रिएटली सेलेक्ट करिए सीए मीर ने फॉर कैलकुलेटिंग द SLR कंप्लायंस। आप मुझे बता दो, जब हम बात करते डेट सिलेक्शन की फॉर SLR, कौन से दिन है जो नहीं लेने होते? शुभम सर आपने सिखाया था
हमको लेनी है 12 ऑड डेट्स, 12 ऑड डेट्स एक्सेप्ट, बताओ कौन सा डे है जो नहीं लेते? सबने एकदम सही बताया, फ्राइडे। फ्राइडे को तो मूवी देखते हैं सर, फ्राइडे को तो मूवी देखते तो एसएलआर वैसेलआर नहीं करते। फ्राइडे के अलावा जो भी दिन है उनको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो बताओ कौन से दिन है जिनको इनएप्रोप्रिएटली सिलेक्ट किया है, यानी जहां भी फ्राइडे आ रहा होगा ना वो गलत है। तो पहला ऑप्शन कहता है अप्रैल सितंबर फरवरी, अप्रैल सितंबर फरवरी, फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे। सर ये तीनों गलत हैं, हाँ ये तीनों गलत हैं। सो आंसर इज ए इज द राइट आंसर। फ्राइडे सेलेक्ट नहीं करना, फ्राइडे के अलावा कोई और सेलेक्ट कर लो, बिकॉज फ्राइडे को जनरली कंसोलिडेशन होती है, फ्राइडे को चीजें चेक होती हैं। तो जब फ्राइडे को ऑलरेडी चीजें चेक हो रही हैं, आप उसको सेलेक्ट क्यों कर रहे हो? आप कोई और दिन सेलेक्ट करो। अब आ जाओ क्वेश्चन 6। While calculating the SLR compliance, what will be the value of demand and time liability as on 31st March? अब आ जाओ डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी के बारे में क्या कह रखा है। मिस्टर धीर वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कैलकुलेटिंग द DTL। अब इन्होंने आपको क्या किया, टोटल लाइबिलिटी की फिगर दे दी, टोटल यानी टोटल बैलेंस, ठीक है सर। अब इसमें बताया कि इट इंक्लूड्स मार्जिन फॉर फंडेड फैसिलिटी 3.5 करोड़। सारे बच्चे जल्दी से बताओ, जो हमारी प्यारी प्यारी पीपी मुन्नी है, बोलते थे ना अपन पीपी मुन्नी बड्डी हो गई, हाँ सर, क्या पीपी मुन्नी को अपन इंक्लूड करते हैं या एक्सक्लूड? सर पीपी मुन्नी को एक्सक्लूड करते हैं। तो मैंने आपको बताया था मुन्नी का क्या मतलब था सर, एम का मतलब था मार्जिन। जो भी मार्जिन है फॉर फंडेड फैसिलिटी इसको एक्सक्लूड कर दो, तो 3.5 करोड़ तो एक्सक्लूड होगा, ठीक है सर। उसके बाद कहता है क्रेडिट बैलेंस फॉर वन ब्रांच, ये तो वैसी लाइबिलिटी होती है, ये इंक्लूड होती है। सर ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसको इग्नोर कर दो, ठीक है सर। एडवर्स बैलेंस इन नोस्ट्रो मिरर अकाउंट, ये भी लाइबिलिटी है, इसको भी इग्नोर करो। सॉरी। फिर आता है सर अनएडजस्टेड डिपॉजिट फॉर एजेंसी बिजनेस, मुन्नी, उन्नी का उन क्या था, अनएडजस्टेड डिपॉजिट। तो जो अनएडजस्टेड डिपॉजिट है 7.5 करोड़ का, ये भी एक्सक्लूड होगा। तो टोटल मुझे बता दो कितना आ गया, 250 माइनस 3.5 माइनस 7.5, ये आ गया सर 250 माइनस 11, 239 करोड़। 239 करोड़ आना चाहिए। आयुष क्या कर रहे हो बाबू? बाबू ये बच्चा कैसे सब्ट्रैक्शन कर रहा है? 250 माइनस 3.5 माइनस 7.5, 238 नहीं 239 होता है। ओ माय गॉड, सबने आई थिंक मोस्टली सही जवाब दिया है। आयुष भाई थोड़ा मैथ्स का ध्यान रखो, कैलकुलेटर लेके जाना तुम, ठीक है। सो राइट आंसर विल बी, आईसीआई भी बदमाश है, दोनों ऑप्शन दे रखे इनके जैसे बच्चों के लिए कि भाई 0.5 कैसे कैलकुलेट करना है, तो यहां आंसर आएगा बी, ठीक है। 6th का बी आपने ठीक करना है। ग्रेट। अब आ जाओ क्वेश्चन 7 पे। विल सीए मीर बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आफ्टर हिज वाइफ परचेज्ड 100 शेयर ऑफ रुपीज 19,50,000। अब सर ये 19,50,000 का क्या खेल है, समझना मेरी बात। ये क्या कह रहा है, wife of CA Mir was also a CA. She was actively involved in purchase and sale of shares, so she purchased 100 shares of rupees 100 each for 19,50,000. क्या मीर यहां का ऑडिटर है? जल्दी से बताओ, क्या मीर यहां का ऑडिटर है? CKS लिमिटेड अपॉइंटेड मीर बीर एंड दीर एज द जॉइंट ऑडिटर। सर ये ऑडिटर है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ऑडिटर कंपनी में शेयर होल्ड कर सकता है? आंसर इज नो। बट क्या रिलेटिव शेयर होल्ड कर सकता है? आंसर इज यस। सर कितना? फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख। तो मुझे बताओ यहां पे फेस वैल्यू कितनी हुई? सर फेस वैल्यू हुई 100/100, दैट इज 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए चलेगा, ये 1 लाख से कम होता है, तो कोई मिसकंडक्ट नहीं है, दिस इज अलाउड। तो आप यहां पे बोलोगे इज देयर एनी गिल्टी, विल बी गिल्टी गलत, नॉट बी गिल्टी, नॉट बी गिल्टी सही है, विल बी गिल्टी गलत। अब ये कहता है यहां पे इट इज लेस देन मार्केट वैल्यू, हम मार्केट वैल्यू नहीं देखते, हम यहां देखते हैं फेस वैल्यू। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 7 का सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा कि सर अगर ये ग्रेटर देन 1 लाख होता तो ऐसे केस में हमको शेयर सेल करने पड़ते कितने टाइम में? विद इन 60 डेज। विद इन 60 डेज हमको यहाँ पे रेक्टिफाइंग एक्शन लेना पड़ता है, कहीं ना कहीं चीजों को ठीक करना पड़ता है। अगर आपने इस तरह की गड़बड़ करी 60 डेज में यू हैव टू सेल द शेयर्स। फेस वैल्यू देखते हैं, वेरी गुड। अब सर ये पूरे के पूरे आंसर्स की आपकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो अगर कोई भी कंफ्यूजन है। नाउ कम टू केस सिनेरियो 2। पानी के 2-2 घूंट लगाओ, चैट बॉक्स में रेडी।
ऑसम, मजा आ भी गयो। अब सर केस सिनेरियो 2 की अगर मैं बात करूं, अगेन ये केस सिनेरियो बुकलेट के क्वेश्चन 24 जैसे ही है, आ जाओ प्रैक्टिस करते, बहुत अच्छा केस है ये, ठीक है। मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपसे पता है जब मैं आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू ले रहा था ना टेलीग्राम चैनल पे, हाँ सर, तब मैंने इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछे थे आपसे, आपको दिखेंगे। क्वेश्चन 8, एज रिगार्ड्स द डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू कैश सेल्स ऑफ द कंपनी, विच स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एज पर एस 705। सर ये कैश सेल्स के बारे में क्या कह रहा है, आ जाओ देखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू कंपनी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ, इन्होंने 4 क्लाइंट हैंडल करें, पहले क्लाइंट के बारे में बता रहा है। जो कंपनी इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थी विच आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी, engagement team found that substantial part of revenue, about 75% was through cash sale. बट कैश सेल को लेके ना तो प्रॉपर सिस्टम था, ना प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल थे, देयरफॉर टीम वाज अनेबल टू वेरीफाई द रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू कैश सेल। मुझे पहले तो ये बताओ क्या सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस है या नहीं है? इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस देयर और नॉट? आंसर इज नो। लिखा है ना अनेबल टू वेरीफाई, मतलब नहीं है। अब सर सवाल ये है, इंपैक्ट मटेरियल तो है बट क्या इंपैक्ट परवेसिव है या नहीं? तो मैं आपको बताऊं, क्या पीएनएल क्या जो पीएनएल होता है उसमें रेवेन्यू एक मेजर पार्ट होता है? हाँ सर, रेवेन्यू एक मेजर पार्ट होता है। अगर मैं बोलूं रेवेन्यू का 75% को लेके मेरे पास एविडेंस नहीं है, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं जो पीएनएल है उसके एक मेजर पार्ट को लेके मेरे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है। हाँ सर, यानी इंपैक्ट इज परवेसिव। अब भैया जब आपके पास 75% रेवेन्यू का एविडेंस नहीं है, पीएनएल के एक मेजर पार्ट को लेके एविडेंस नहीं है, क्या आप अपना ओपिनियन दे पाओगे? सर हम अपना ओपिनियन नहीं दे पाएंगे, वी विल डिस्क्लेम अवर ओपिनियन। सो यहां पे द राइट आंसर विल बी, वी विल गिव अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, basis of disclaimer of opinion will also be provided। and जहां आप लिखते हो ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड, वो मत लिखना, आप लिखना ऑडिटर वाज engaged to audit the financial statement। so A will be the right answer। गुड क्वेश्चन, यस सर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कम टू क्वेश्चन नंबर बी। अनदर क्लाइंट ग्रो लिमिटेड हैज बीन ड्रैग टू कोर्ट बाय ग्लो लिमिटेड। देखो सिंपल सी बात समझना, एक और क्लाइंट है हमारा ग्रो लिमिटेड, उसको किसी और कंपनी जिसका नाम था ग्लो लिमिटेड ने कोर्ट में घसीट लिया, ठीक है सर। क्यों सर? फॉर स्टीलिंग द ट्रेड सीक्रेट्स अंडर अ साइबर थेफ्ट, एंड कंपनी के खिलाफ क्लेम फाइल हुआ है 52 करोड़ का। जब हम ऑडिट फाइल रिव्यू कर रहे थे ग्रो लिमिटेड की, तो सीए आशु को लगा ये जो लीगल ओपिनियन है इट इज एम्बिगुअस, देयर आर प्रेसिडेंट केस लॉज बोथ इन फेवर एंड अगेंस्ट सच इशू। यानी जो 50 करोड़ 2 करोड़ का क्लेम है ये कंपनी के फेवर में भी आ सकता है और ये कंपनी के अगेंस्ट भी जा सकता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको लेके कुछ भी मेंशन नहीं। तो क्या मैं बोल दूं सबसे पहले देयर इज नो मटेरियल अनसर्टेनिटी। मटेरियल अनसर्टेनिटी का क्या मतलब होता है? लाइक्लीहुड भी है, मैग्नीट्यूड भी है। यहां मैग्नीट्यूड तो है बट लाइक्लीहुड नहीं है, चांसेस तो नहीं है। वो बोल रहा है केस कंपनी के फेवर में भी जा सकता है, अगेंस्ट भी जा सकता है। तो सर जब मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है तो हमको इसका एक नॉर्मल सा डिस्क्लोजर चाहिए, और अगर डिस्क्लोजर नहीं है तो इसका इंपैक्ट क्या परवेसिव होगा या नहीं? द आंसर इज नो, इट इज नॉट परवेसिव। इट इज अ सिंगल आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज नॉट अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। तो जब ये आपके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट नहीं कर रहा, परवेसिव नहीं है, तो ऐसे केस में हम देंगे क्वालिफाइड ओपिनियन। कहीं ना कहीं क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा, सबने एकदम सही जवाब दिया, इट विल बी अ क्वालिफाइड ओपिनियन। तो अब देखो यहां पे क्या आएगा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन गलत, इट इज अ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ अ मटेरियल कंटिजेंट लायबिलिटी, तो क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा, ये सही, एडवर्स नहीं आएगा। और यहां पे भी कह रहा है एडवर्स ओपिनियन नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, हम देंगे क्वालिफाइड ओपिनियन। अब आ जाओ क्वेश्चन 10 पे, कंसिडरिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ issue regarding non-recoverability of export receivable of 3.2 crore, which type of opinion is appropriate to be given in the audit report? सर ये 3.2 करोड़ का केस क्या है, आ जाओ समझते हैं। On the review of audit file of a client, net profit before tax was 2.1 करोड़, टर्नओवर थी 100 करोड़। इनका एक एक्सपोर्ट रिसीवेबल था 3.2 करोड़ का, वेयर देयर आर नो चांसेस ऑफ रिकवरी, क्योंकि सामने वाला बंदा बैंकरप्ट हो गया है। अब क्योंकि नो होप ऑफ रिकवरी थी फ्रॉम ईसीजीसी ऑल्सो, कहीं ईसीजीसी से भी कोई पैसा नहीं आने वाला, बट सर प्रॉब्लम क्या है, ये जो डेट है इट इज नॉट रिटन ऑफ बाय द क्लाइंट। अब दिल पे हाथ रख के बताना,
अगर मैं यहां पे 3.2 करोड़ को राइट ऑफ करता हूं तो क्या प्रॉफिट 2.1 करोड़ रहेगा? क्या प्रॉफिट 2.1 करोड़ रहेगा? आंसर इज नो। सर ये प्रॉफिट 2.1 करोड़ नहीं रहेगा, इट विल टर्न इनटू अ लॉस। कितने का लॉस? 1.1 करोड़। तो सर मैंने आपको ये क्लास में बात सिखाई थी, अगर किसी मिसस्टेटमेंट को ठीक करने से जो प्रॉफिट है वो खत्म हो जाता है या प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है, इम्पैक्ट इज मटीरियल एज वेल एज परवेसिव। तो ऐसे केस में क्या करेंगे सर? ऐसे केस में हमारा इम्पैक्ट परवेसिव है, हमारे पास यहाँ पे एविडेंस भी है, वी विल गिव अ एडवर्स ओपिनियन। कहीं ना कहीं हम एडवर्स ओपिनियन देंगे, तो राइट आंसर विल बी एडवर्स ओपिनियन। सो 10th का राइट आंसर क्या है? एडवर्स ओपिनियन। क्लियर है? अजीत ने एकदम सही पकड़ा, ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्क्रिप्टिव में कर रखा है। यस अजीत, पहले अजीत के लिए ढेर सारी तालियां। आई एम नॉट श्योर क्वेश्चन नंबर क्या था, बट यस आई थिंक क्वेश्चन 10 था ऑफ योर क्वेश्चन बैंक। वेरी गुड दोस्त। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस केस स्टडी regarding the issue of not informing the team regarding the inventory of finished goods lying at a location taken on rent, which type of opinion will be given? ये inventory वाला केस लास्ट केस है। On reviewing the file of a client, it is noticed that team was not informed about finished goods of 1.1 crore. The said issue was flagged at the time of reconciling the inventory, hence the audit team could not attend the physical count. ये लोग physical count attend नहीं कर पाए, ऑल्टरनेट प्रोसीजर से भी कोई एडिक्वेट रिकॉर्ड्स नहीं मिले, तो मुझे बताओ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है। अब सर सवाल आता है, इन्वेंट्री कितने रुपए की है? 1.1 करोड़। टोटल इन्वेंट्री कितने की है? 8.5 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 10 करोड़। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इन्वेंट्री एक ही आइटम है? हाँ सर। उस इन्वेंट्री का भी ये क्या मेजर पोर्शन है? नहीं। अगर मैं देखूं 1.1 डिवाइडेड बाय 8.5 कितना निकल के आता है? जल्दी से दिखाओ बच्चे, चेक करके बताओ मुझे, चेक करो बापियो। सर 1.1 डिवाइडेड बाय 8.5, ये तो सर मात्र 12% है। ये कहां का परवेसिव है? ये परवेसिव नहीं है, बट हाँ मटेरियल तो लग रहा है सर। तो मटेरियल है, परवेसिव नहीं, तो यहां आएगा क्वालिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड नहीं, मॉडिफाइड में तो और भी ऑप्शन होते हैं, अनमॉडिफाइड नहीं, ये भी नहीं। 11th का ए इज द राइट आंसर। सब बच्चों के लिए ढेर सारी तालियां। सबसे अच्छे बच्चे किसके पास? शुभम सर के पास। वेरी वेरी गुड, सबने एकदम सही जवाब दिया। अब आ जाओ दोस्तों केस स्टडी नंबर 3। जल्दी से पानी के 2-2 घूंट लगाओ एंड चैट बॉक्स पर रेडी। सर डी ऑप्शन क्यों नहीं है? अरे बाबू, मॉडिफाइड में तो एडवर्स भी आ जाता है, तुम्हारे पास तो एविडेंस है ना। तुम्हारे पास एविडेंस कहां है? एविडेंस नहीं है तो एडवर्स कैसे आएगा? मॉडिफाइड में तो डिस्क्लेमर भी आ जाता है। क्या इंपैक्ट परवेसिव है? नहीं, तो मॉडिफाइड कैसे आ जाएगा? तो थोड़ा थोड़ा स्वाद अनुसार दिमाग लगाएंगे, मॉडिफाइड कैसे आएगा? क्वालिफाइड आएगा। ठीक है सर, पानी खत्म हो गया। ओ, अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, तुमको खुद इंतजाम करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, शाबाश मित्रों। अब आ जाओ नेक्स्ट केस स्टडी पे, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ योर केस सिनेरियो बुकलेट। अब देखो क्या कहती है ये क्वेश्चन 12। सिंस देयर वाज अ डाउट ऑन द मैनेजमेंट रिप्रेजेंट। अच्छा, मैं बता दूं, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। आई थिंक नवंबर 24 एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान से जवाब देना, मजा आएगा। ठीक है सर। देयर वॉज अ डाउट ऑन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन कंसिडरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज पर रेलिवेंट ऐसे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। आपने गलत ऑप्शन पहचानना है, ठीक है। सही ऑप्शन को सही मत कर देना, गलत ऑप्शन को सही करना है, ठीक है सर। पहले ऑप्शन ए, ऑल्दो रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस प्रोवाइड नेसेसरी एविडेंस, they not provide, they do not provide sufficient and appropriate evidence। सर ये तो सही आंसर है, इसको इग्नोर करो। नेक्स्ट पे आ जाओ। फैक्ट दैट मैनेजमेंट हैज प्रोवाइडेड रिलायबल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अफेक्ट्स नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अदर एविडेंस। मुझे आप बताओ, अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिल गई, क्या इससे ये होगा कि मुझे बाकी एविडेंस नहीं लेने, या बाकी एविडेंस लेने पड़ेंगे? सर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिल गई, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको बाकी एविडेंस लेने पड़ेंगे। तो डज इट अफेक्ट और इट डज नॉट अफेक्ट? सर इट डज नॉट अफेक्ट। यहां क्या आना चाहिए था?
इट डज नॉट अफेक्ट। ओ दया, यही सही आंसर है, इसी में गड़बड़ है। अब आ जाओ ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी, अगर गड़बड़ मिलेगी बिटवीन वन और मोर रिप्रेजेंटेशन, सो ही शुड कंसिडर द रिस्क असेसमेंट, इफ नॉट रिवाइज द रिस्क असेसमेंट एंड कंसिडर द इम्पैक्ट ऑन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। सर ये सही लग रहा है। फिर अगला पॉइंट, जब भी आपको कोई सिग्निफिकेंट इशू मिलते हैं रिगार्डिंग द डाइस, याद है डाइस बताया था, डिलीजेंस, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, एथिकल वैल्यू, और अबाउट द कमिटमेंट, बट स्टिल यू कंक्लूड दैट रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आर रिलायबल, तो इस केस में भी ये सिग्निफिकेंट मैटर है, इसको डॉक्यूमेंट करो। तो सर लग तो ये भी सही रहा है आपके स्टडी मटेरियल में ये पॉइंट नहीं, बट लग सही रहा है। तो गलती कहां है सर? गलती ऑप्शन बी में है। बी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, जहां गलती है वही यहां पे सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन 13 पे। CA द एंगेजमेंट पार्टनर इज इन द डूइंग द ऑडिट ऑफ जॉय लिमिटेड, wants to communicate as he considers to include additional information in the audit report. मुझे बताएगा कोई बच्चा एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी सर्कमस्टेंसेस जहां पे आपको लगता है कि TCWG से कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। आप बताओ इनकरेक्ट सर्कमस्टेंस। सर ये कौन सी एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है? अरे जो आप एडिशनल पैरास डालते हो ना रिपोर्ट में, ऐसे 570 में मुर्ग पैरा, ओ 701 में कैम पैरा, 705 में मॉडिफाइड ओपिनियन, 706 में EOM और ओम पैरा, 720 में अदर इंफॉर्मेशन की मटेरियल में स्टेटमेंट, इन सब पैरास की बात हो रही है। तो बताओ कहां पे हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे? कहता है अनकरेक्टेड मटेरियल स्टेटमेंट इन अदर इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट करो। नेसेसरी टू इंक्लूड EOM पैरा, अदर मैटर पैरा, कम्युनिकेट करो। नो की ऑडिट मैटर, अरे जब की ऑडिट मैटर नहीं है तो कम्युनिकेट क्यों करें? सर यही सही आंसर है। मटेरियल अनसर्टेनिटी ऑफ गोइंग कंसर्न, ये भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर हेयर। ठीक है सर। अब आ जाओ क्वेश्चन 14 पे। इन व्यू ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ JKP लिमिटेड agreeing to include an amount of 90-100 crore on the account of incentive in financial statements of year ended 31st March by amending the accounts, consider the following and which is the इनकरेक्ट प्रोसीजर। आपसे इनकरेक्ट प्रोसीजर पूछ रहा है, मुझे इंसेंटिव वाली बात पता नहीं है कौन सी, एक बार इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। वैसे मुझे पता है बट मैं तुम्हारे लिए अभी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ऐसे 560 का क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March वर साइंड बाय CAZ ऑन 20th में। इसकी ना फोटो बना लो तो तुमको ना सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इधर देखो, इधर देखो। सबसे पहले 31st March है हमारी डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। साइनिंग कब हुई? ऑडिट रिपोर्ट की डेट 20th में। 20th में इज द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। AGM वॉज डिसाइडेड टू बी हेल्थ इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। अगस्त में जाके ये लोग ऑडिट रिपोर्ट को इशू करेंगे। ऑन 22nd में यहां पे 22nd मई को क्या हुआ? कंपनी रिसीव्ड अ कम्युनिकेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एन अमाउंट ऑफ 90-100 crore विच वॉज पेंडिंग फॉर इंसेंटिव। इट हैज बीन रिलीज्ड बाय टू द कंपनी बाय 20th June। 20th June तक ये पैसा अपने को मिल जाएगा। अकॉर्डिंगली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अमेंड द अकाउंट एंड कहीं ना कहीं इस चीज को इंक्लूड करेंगे और आपको बोला इस मैटर को कंसीडर करो। क्या ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ऐसे 560 में पढ़ रखा है? हाँ सर। ये कौन सा वाला केस है? दिस इज योर केस नंबर 2A। याद है इसमें मैं बोलता था मैनेजमेंट के पास जाओगे और करेंगे DDI। DDI का क्या मतलब था? डिस्कस द मैटर, डिटरमाइन इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड अमेंडमेंट, इंक्वायर हाउ दे विल डील विद दिस मैटर। फिर अगर मैनेजमेंट अमेंड करती है तो हम उस अमेंडमेंट पे अपने प्रोसीजर्स करते हैं। यस सर। एंड देन सर हम जब उस पर प्रोसीजर करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है एक्सटेंडिंग द प्रोसीजर टिल द डेट ऑफ न्यू रिपोर्ट, और फिर नई रिपोर्ट दे दो, नॉट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है सर। दूसरा प्रोसीजर होता है रिस्ट्रिक्टिव अमेंडमेंट, कि मैनेजमेंट अपनी जो अमेंडमेंट करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमेंडमेंट। ठीक है सर। हमारे प्रोसीजर्स विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमेंडमेंट, और फिर हमारे पास 2 ऑप्शन होते थे, या तो डुअल डेटिंग कर दो या नई रिपोर्ट दे दो विद द EOM और ओम पैरा। जिसको समझ में आ गया वेरी गुड, जिसको नहीं समझ में आया ऐसे 560 एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है सर। तो यहां पे आपको बस बताना है इनकरेक्ट प्रोसीजर क्या है। क्या इसमें मैं बोलता हूं मॉडिफाई द ओपिनियन? नहीं सर। ओपिनियन को मॉडिफाई क्यों करना है? जब मैनेजमेंट ने अमेंडमेंट कर दी तो मॉडिफाई करने का मतलब ही नहीं है, यही गलत है। अब बाकी के पॉइंट्स पढ़ोगे तो आपको लगेगा वही बात है जो शुभम सर ने बताई थी। एक्सटेंड द प्रोसीजर टिल द डेट ऑफ न्यू रिपोर्ट। ठीक है।
considering the adjustment of all events, provide a new report on the amended financial statement not before the approval of financial statement, carry out the procedure necessary in the circumstance. सर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एकदम सही हैं, ए ही गलत है, ठीक है, ए ही गलत है, इस पे हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर रखा है, वेरी वेरी गुड। अब आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 15 पे, लास्ट एमसीक्यू ऑफ दिस एमटीपी। इन रिस्पॉन्स टू द मैनेजमेंट ऑफर, guide CAA whether he should take up the assignment of statutory audit of Allen Institute of Professional Studies for the year 24-25। सर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, एक बार आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्या कहता है। एलन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। मैनेजमेंट इज इंक्लाइन टूवर्ड्स गिविंग गुड क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, तो इन्होंने सोचा हम अच्छे फैकल्टी रखें। CAA of AKZ and Associate is the alumnus of the institution, ठीक है सर, and he has joined as a visiting faculty for teaching the students। CAA क्या है सर, CAA यहाँ का फैकल्टी है, he is like a employee। Management is highly satisfied with his teaching skill and level of knowledge, and उसको कहते हैं तू ऑडिट कर ले। सर क्या एम्प्लॉय ऑडिट कर सकता है, मैंने कहा नहीं। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अगर लेक्चरर हो, पार्ट टाइम लेक्चरर हो, तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। सर क्लॉज 4 पार्ट 1 ऑफ योर सेकेंड शेड्यूल, जहां मैंने आपको बोला था कि अगर आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, यू कांट बिकम द ऑडिटर ऑफ दैट एंटिटी। सो दोस्तों यहां पे कहता है कैन एक्सेप्ट, गलत। कैन नॉट एक्सेप्ट क्लॉज 4 ये सही है, कैन एक्सेप्ट गलत, कैन नॉट एक्सेप्ट क्लॉज 11 ये भी गलत है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। माही, रितेश, आशीष, सोना, अंजलि, लक्ष्मी, 2 स्क्वायर वाला क्लॉज, यस, वेरी वेरी गुड, ढेर सारी तालियां। बहुत बढ़िया, जल्दी से बता दो मित्रों, 15 एमसीक्यूज में से 15 एमसीक्यूज डन। कैसा लगा, अरे कैसा लगा, जोर का लगा, कैसा लगा, मजा आ भी गयो। बढ़िया कॉन्फिडेंस आ गया सर, यस। सो दोस्तों अभी आपने जो मेरे साथ केस स्टडी सॉल्व करी, देखो आप मुझे एक बात बताना, कितनी बड़ी बड़ी केस स्टडीज थी, राइट, कितनी बड़ी बड़ी केस स्टडीज थी। आपने अप्रोच देखी, देखो जो केस स्टडीज मैं यहाँ पे करा रहा हूँ एज इट इज तो रिपीट नहीं होगी एग्जाम में, हाँ सर, बट आप ना अप्रोच को रिपीट कर सकते हो। अप्रोच क्या थी, बड़ी सिंपल अप्रोच थी। पहले भैया क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ आ जाएगा ऊपर केस स्टडी में से कौन सी चीज उठानी है, कौन सी चीज काम की है, जिस पे फोकस करना है। इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व होंगे, आप केस स्टडी को फटाफट पढ़ोगे, एंड कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम बचेगा। तो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली आप केस स्टडीज को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी MTP 2 की केस स्टडीज कराई है, मैंने MTP 1 की भी करा रखी है, तो आप वो भी एक बार रेफर करके चल सकते हो। अब आ जाओ सर, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे नए नए क्वेश्चन मैं आपको कवर कराता हूँ। कम टू द क्वेश्चंस वाला पार्ट। अब सर क्वेश्चन वाले पार्ट में सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 कवर करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, एवरीवन प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। कहता है हाईलाइट की एलिमेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन दिस पिलर। अब तक ये लोग क्या टेस्ट कर रहे थे सर, प्रिंसिपल्स टेस्ट कर रहे थे कि बताओ प्रिंसिपल 1 है, प्रिंसिपल 2 है, प्रिंसिपल 3 है, प्रिंसिपल 9 है। तो अपन क्या करते थे, प्रिंसिपल्स अच्छे से फोकस करते थे। अब ये लोग कह रहे हैं कि भैया आप पिलर के बारे में बताओ कि 3 जो पिलर्स होते हैं, इन्वायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस, उसमें से कौन सा पिलर आएगा, उसके एलिमेंट्स बताओ, और बताओ कौन सा पिलर है यहाँ पे जिसको आपको पकड़ना है। तो आप एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ और आप पिलर पहचानना। टेल मी द पिलर इन द चैट बॉक्स फटाफट, ठीक है। ALP Chemicals and Paints Limited, a manufacturing company listed on stock exchange, has committed to improve its environment, social and governance. Sustainability reporting is important to give the accountability for the entity's ESG performance. Company has been discharging
untreated chemical water into nearby river adversely affecting the aquatic life, पानी में जो जानवर रहते हैं उनको अफेक्ट कर रही है, ठीक है। मैनेजमेंट नाउ इन प्लान्स टू इंस्टॉल अ ट्रीटमेंट प्लांट। मुझे एक बात बताओ, ये किस में जाएगा? क्या ये इन्वायरमेंट में जाएगा? आंसर इज यस, उसी में जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे इन्वायरमेंट पिलर के बारे में लिखना है। इन्वायरमेंट पिलर में सर क्या क्या आता है? तो आप बोलो हमारी क्लाइमेट पॉलिसीज, फिर उसके बाद थोड़ा फ्लो में चलना। सर फ्लो में चलना यानी हम थोड़ी एनर्जी यूज करते हैं, उसके बाद हम कुछ जनरेट करते हैं। एनर्जी यूज करके क्या जनरेट करेंगे? वेस्ट, पॉल्यूशन। और हमें क्या करना चाहिए सर? हमें नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए ऑफ एनिमल्स। तो सबसे पहले आप इस पे पॉलिसी बनाओगे। पॉलिसी में क्या होगा? एनर्जी यूज होगी। जब एनर्जी यूज होगी तो सर क्या होगा? उससे वेस्ट जनरेट होगी, पॉल्यूशन जनरेट होगी। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए सर? आपको बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, ट्रीटमेंट वगैरह करना चाहिए, ठीक है सर। अब इसमें आता क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज को ठीक से यूज करो। जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, जो भी आप वाटर यूज कर रहे हो, एवरीथिंग शुड बी यूज्ड प्रॉपर्ली। फिर उसके बाद जब आप इस एनर्जी को यूज करोगे तो इससे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनेंगे। जब प्रोडक्ट सर्विसेज बनेंगे तो कुछ वेस्ट जनरेट होगी। तो जो भी वेस्ट जनरेट होगी उसके बारे में बताओ कि कुछ कार्बन एमिशंस होंगे, कुछ ई वेस्ट होगी एंड सो ऑन। सो यहां हमें इन्वायरमेंट पे फोकस करना है। तो आपको बेसिकली इन्वायरमेंट के बारे में 2-3 छोटी छोटी बातें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है सर। अब सवाल आता है कि सर इन्वायरमेंट के पिलर के अंदर क्या आएगा? ये इन्वायरमेंट के पिलर के अंदर क्या आएगा? तो मैं बताऊं ना, ये पढ़ाते पढ़ाते मुझे छोटी छोटी वो जो साइंस के टीचर्स होते हैं ना, वैसी फील आ रही है। वो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना कि क्लाइमेट चेंज, नेचुरल रिसोर्सेज, ईवीएस की याद आ रही है। हाँ सर, पॉल्यूशन एंड वेस्ट, इन्वायरमेंट। मुझे नहीं समझ आता कि ऐसा सवाल पूछ के कौन सी ऑडिट वाली नॉलेज टेस्ट हो रही है, ठीक है, बट इनको मजा आ रहा है। तो मैंने आपके लिए क्या किया है सर? मैंने आपके लिए पिलर्स के ऊपर एक शीट बना दी है। जल्दी से पानी के 2 घूंट लगाओ, चैट बॉक्स पे लिखो रेडी। मैं आपको तीनों पिलर्स अच्छे से कवर करा रहा हूं। इन्वायरमेंट पिलर भी, सोशल पिलर भी और गवर्नेंस पिलर भी। जितना अपन से बेस्ट हो सकता है आ जाओ, इन पिलर्स को कवर करके चलते हैं। कल को मान लो अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ गया तो वी आर एबल टू डील विद इट, ठीक है। जल्दी से गेट रेडी। ऑसम। अब आ जाओ मेरे साथ, बोर्ड पे फोकस करना। सबसे पहले पिलर्स ऑफ ईएसजी। ईएसजी का क्या मतलब है? इन्वायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस। जैसे जैसे मैं फ्लो में ले जाता जाऊं, मेरे साथ साथ फ्लो में चलते जाना। मैं बोलूं कुछ रिपीट करो तो साथ साथ रिपीट करना। लॉजिकली कनेक्ट करके सारे पॉइंट्स को दिमाग में डालेंगे। आर यू रेडी? यस सर। सबसे पहले आ जाओ, इन्वायरमेंट पिलर की बात करते हैं। एंटिटी सबसे पहले क्या यूज करती है? नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल दो सर। वाटर, रॉ मटेरियल, लैंड, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है। एक बार और, वाटर, रॉ मटेरियल, लैंड, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हाँ सर। अब जब मैंने नेचुरल रिसोर्सेज यूज करे तो क्या जनरेट किया? 2 चीजें। एक तो पॉल्यूशन जनरेट किया, एक वेस्ट जनरेट करी। कम ऑन, एक पॉल्यूशन जनरेट किया, एक वेस्ट जनरेट करी। अब सर पॉल्यूशन को प्यार से क्या बोलते हैं? टॉक्सिक एमिशन। जो गंदे गंदे बादल दिखते हैं ना फैक्ट्री में से वो उड़ रहे होते हैं, हाँ सर, काले काले बादल, वो सब क्या है? टॉक्सिक एमिशन। दिल्ली वालों को ये चीजें बहुत अच्छे से आती हैं, ठीक है सर। अब जब बारी आएगी वेस्ट की तो आप बोलो वेस्ट, पैकिंग वेस्ट और ई वेस्ट। ई वेस्ट का क्या मतलब है? अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है तो मान लो उसकी कुछ वायर्स खराब हो गई, ठीक है, या कोई चार्जर वगैरह खराब हो गए, वो सब क्या है? ई वेस्ट है। तो पॉल्यूशन में क्या आएगा? टॉक्सिक एमिशंस, जो गंदे गंदे बादल होते हैं। वेस्ट में आप बोलोगे वेस्ट, पैकिंग वेस्ट, ई वेस्ट। वेस्ट, पैकिंग वेस्ट, ई वेस्ट। एक और बार बोलो, वेस्ट, पैकिंग वेस्ट और ई वेस्ट। सबसे पहले क्या थे? नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, रॉ मटेरियल, लैंड। इससे क्या जनरेट हुई? पॉल्यूशन, वेस्ट, टॉक्सिक एमिशन जो कि पॉल्यूशन है, वेस्ट में वेस्ट, पैकिंग वेस्ट, ई वेस्ट। क्या पहले 2 पॉइंट्स क्लियर है? बिना चीटिंग करे जल्दी से बताओ सर। सबसे पहले हमने यूज़ करे रिसोर्सेज। कौन से? नेचुरल रिसोर्सेज। जिसमें क्या आता है? छोटे बच्चे से भी पूछेंगे वो भी बता देगा। वाटर आता है, लैंड आता है, रॉ मटेरियल आता है, ये सब आता है। क्या जनरेट किया? पॉल्यूशन, वेस्ट। पॉल्यूशन में काले काले बादल को क्या बोलते हैं सर? वो गंदी गंदी एमिशंस, टॉक्सिक एमिशंस, ठीक है। बोलते हैं ना शी इज़ वेरी टॉक्सिक, ही इज़ वेरी टॉक्सिक, हाँ वही वाला टॉक्सिक, टॉक्सिक एमिशंस। फिर उसके बाद वेस्ट, पैकिंग वेस्ट, ई वेस्ट। बात समझ में आई? आई सर। उसके बाद आता है पॉल्यूशन और वेस्ट से क्या चेंज होगा सर? इससे इंपैक्ट आएगा क्लाइमेट चेंज पे। बोलते हैं ना
आजकल एवरेज टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, हिमालय पिघल रहे हैं, गर्मियां बढ़ती जा रही हैं, सर्दियां और ठंडी लग रही हैं, ये सब क्या है? क्लाइमेट चेंज। तो जब बात क्लाइमेट चेंज की आएगी तो आप बोलो क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब अब हम मजबूर हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते। ओके सर, अब ये क्लाइमेट चेंज क्यों हुआ? वापस सेम चीज, आपने कुछ कार्बन एमिशंस करे, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करी, प्लस आपका कार्बन फुटप्रिंट। सर कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है अकाउंट। अकाउंट यानी आप कितनी कार्बन एमिशंस करते हो और कितने पेड़ लगाते हो। समझना मेरी बात, कितना आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, कितना आप इन्वायरमेंट को खराब करते हो। इस प्रोटेक्शन और खराब करने का जो नेट इंपैक्ट होता है उसको कहते हैं फुटप्रिंट। ठीक है, तो यहां आप क्लाइमेट चेंज में बोलोगे क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी, हम कुछ नहीं कर सकते। एंड दो कार्बन वाले पॉइंट ध्यान रखना, एमिशन और फुटप्रिंट। जल्दी से तीनों हेडिंग रिवाइज करा दो फटाफट, अंदर की बातें अब आप लिख लोगे, समझ आ गई है। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज यूज करें, इससे क्या जनरेट हुआ? पॉल्यूशन, वेस्ट। किस पे इंपैक्ट आएगा? क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी, कार्बन एमिशन और फुटप्रिंट। क्या तीनों प्रॉब्लम्स क्लियर है फ्लो में? नेचुरल रिसोर्स का यूज किया, वेस्ट एंड पॉल्यूशन किया, कार्बन की बैंड बजा दी, कार्बन नहीं क्लाइमेट की बैंड बजा दी, क्लाइमेट चेंज। अब लास्ट में आता है इन्वायरमेंट अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी किस में है? इससे पहले कि क्लाइमेट की बैंड बजे हमें क्या करना चाहिए? सर क्या हमें कोल यूज करना चाहिए, पेट्रोलियम यूज करना चाहिए, या रिन्यूएबल रिसोर्सेज? बचपन में टीचर ने सिखाया था ना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, विंड पावर, सोलर पावर, हाइड्रो पावर। यस सर, सो यूज रिन्यूएबल एनर्जी। क्यों रिन्यूएबल एनर्जी? बिकॉज सर इट इज ग्रीन, बिकॉज इट इज ग्रीन एंड क्लीन। से विद मी, बिकॉज इट इज ग्रीन एंड क्लीन। ग्रीन एंड क्लीन का मतलब है ग्रीन बिल्डिंग, क्लीन टेक्नोलॉजी। ग्रीन बिल्डिंग एंड क्लीन टेक्नोलॉजी। दोस्तों इन्वायरमेंट पिलर कंप्लीट हो गया। लॉजिकली फ्रेमवर्क से चलना, सारी बातें दिमाग में बैठेंगी। ठीक है, वापस नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया तो क्या जनरेट हुई? पॉल्यूशन और वेस्ट। किस पे इंपैक्ट आया? क्लाइमेट चेंज। हमारे पास क्या है? इन्वायरमेंट की अपॉर्चुनिटी, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करो विच इज ग्रीन एंड क्लीन। ग्रीन क्या थी? बिल्डिंग, क्लीन है हमारी टेक्नोलॉजी। सीए फाइनल से थर्ड क्लास का सफर जल्दी से बताओ कैसा लगा? प्लीज टेल मी, इज एनवायरमेंटल पिलर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर अपन सोशल पिलर पे चलते हैं। 10 रुपए की फ्रूटी, शुभम सर क्यूटी। हाँ ये कर लो पहले। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों एक पिलर हो गया, ठीक है, इजी था, बहुत ही इजी था सर। अब आ जाओ नेक्स्ट पिलर पे, लेट्स टॉक अबाउट सोशल पिलर। मुझे बताओ सोशल किसकी बात करता है? सर सोशल पे तो खाना मिलता है। अरे भैया मैं सोशल तुम्हारे कैफे की बात नहीं कर रहा, सोशल मतलब लोग। लोग का क्या मतलब है? एंटिटी तीन तरह के लोगों से कनेक्टेड होती है, एक होता है सप्लायर, एक होते हैं एम्प्लॉयज, एक होते हैं कस्टमर। इन्हीं तीनों की बात हम करेंगे। एक है सप्लायर, एक है एम्प्लॉय, एक है कस्टमर। डील डन? डन सर। अगर मैं सप्लायर की बात करूं तो मुझे बताओ सप्लायर में प्रॉब्लम क्या होगी? सर अगर आप किसी ऐसे बंदे से माल खरीद रहे हो जो लोगों का ख्याल नहीं रख रहा, तो लोग इस चीज को अपोज करेंगे। अगर आप एक ऐसे बंदे से माल प्रोक्योर कर रहे हो जो डर्टी प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है, तो लोग इसको अपोज करेंगे। तो ये कहता है स्टेक होल्डर ऑपोजिशन। कब? जब आप कर रहे हो कंट्रोवर्शियल सोर्सिंग, यानी ऐसे बंदे से सोर्स कर रहे हो सकता है वो चाइल्ड लेबर रख रहा हो सकता है वो अपनी लेबर की कदर ही ना करता हो। सो स्टेक होल्डर ऑपोजिशन कब होगा? व्हेन देयर इज कंट्रोवर्शियल सोर्सिंग। ठीक है, ये हो गया सप्लायर का पॉइंट। अब सर जब बात आती है एम्प्लॉयज की, इनको प्यार से बोला जाता है ह्यूमन कैपिटल। ये तो आपको पता है ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। हाँ सर, ह्यूमन कैपिटल के लिए क्या कहता है? प्लीज बोर्ड पे फोकस करना। हमें लेबर को मैनेज करना है। मैनेज करना है यानी उनकी हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखना है। मैनेज करना काफी नहीं है, उनकी डेवलपमेंट भी करो। आज का मैनेजर कल का सीनियर मैनेजर, कल का सीनियर मैनेजर परसों का डायरेक्टर, परसों का डायरेक्टर कल का सीईओ, यानी इनकी डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। सो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट का भी आपने पूरा ख्याल रखना है। तो सिंपल सी बात है, हम इनको वर्कर नहीं बोलते, हम इनको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल, जिसकी आपको करनी है मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट। लेबर मैनेजमेंट का मतलब है इनकी हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखो। सिर्फ मैनेज नहीं करना, इनकी डेवलपमेंट का भी ख्याल रखना है, यानी ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। दो पॉइंट हो गए। यस सर। सबसे पहले सप्लायर वाला पॉइंट, सप्लायर को लोग अपोज कर रहे हैं, स्टेक होल्डर ऑपोजिशन। ये कब होता है? जब भी आप कंट्रोवर्शियल सोर्सिंग करते हो। ठीक है सर। फिर जब मैं बात करता हूँ एम्प्लॉयज की, ये कौन सी कैपिटल है? ह्यूमन कैपिटल। इनका क्या करना है? लेबर मैनेजमेंट,
इनकी सेफ्टी का ख्याल रखना है, इनकी हेल्थ का ख्याल रखना है, और सिर्फ मैनेज नहीं करना, डेवलप भी करना है। यानी यू ऑल्सो नीड टू टॉक अबाउट ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। ठीक है सर। अब लास्ट में आते हैं काम के लोग, हमारे कस्टमर। कस्टमर को भैया अच्छी चीजें दो, ठीक है। यानी कस्टमर से क्या प्रॉब्लम आ सकती है? प्रोडक्ट लायबिलिटी। अगर तुमने गंदे प्रोडक्ट दिए, मान लो आपने एक ऐसा कुकर बेचा जो कुकर किचन में जाते ही फट गया, तो अगर कुकर फट गया ना तो कंपनी भी नहीं बचेगी, कंपनी की भी बैंड बजेगी। तो आपके कस्टमर्स आपके लिए प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? वेन एवर देर इज अ प्रोडक्ट लायबिलिटी। तो हमें किसका ख्याल रखना चाहिए? प्रोडक्ट लायबिलिटी ना आए इसके लिए प्रोडक्ट की होनी चाहिए सेफ्टी, एंड प्रोडक्ट में होनी चाहिए क्वालिटी। ठीक है, ठीक है सर। इसी के साथ दो प्रोडक्ट्स की बात यहां पे दो सेफ्टी की बात करेंगे। प्रोडक्ट सेफ्टी में दो प्रोडक्ट्स की सेफ्टी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की सेफ्टी। सर ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की सेफ्टी का क्या मतलब है? बैंक्स, बैंक्स आपको क्या देते हैं? बैंक अकाउंट। क्या मैं बोल दूं बैंक अकाउंट एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है? यस सर। तो जब मैंने आपको एक बैंक अकाउंट दिया तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता मैं आपके पैसे का ख्याल रखूं? सर फर्ज बनता है। अगर मैं एक ब्रोकिंग कंपनी हूं जो आपके शेयर्स लेके बैठा है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता मैं आपके शेयर्स का ख्याल रखूं, आपके पैसे का ख्याल रखूं? यस सर। तो ये कहते हैं प्रोडक्ट सेफ्टी में दो सेफ्टी याद रखना, फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी। मतलब अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं तो कस्टमर को वो केमिकल का इंपैक्ट कुछ ज्यादा ना आ जाए, तो उस सेफ्टी का भी, अरे बाप रे, उस सेफ्टी का भी आपको ख्याल रख के चलना है। तो दो तीन सेफ्टी की बात करेंगे, प्रोडक्ट सेफ्टी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी। ठीक है, तीन सेफ्टी हो गई, प्रोडक्ट सेफ्टी। अब दो प्रोडक्ट के एग्जांपल, फाइनेंशियल प्रोडक्ट और केमिकल। उफ, वापस ऊपर आ जाओ सर। सोशल पिलर में तीन लोग कौन है? सप्लायर, एम्प्लॉइज, कस्टमर। सप्लायर वाले केस में हमको क्या ध्यान रखना है सर? स्टेक होल्डर्स अपोज करते हैं अगर आप कंट्रोवर्शियल सोर्सिंग करते हो, ठीक है सर। फिर हमारे एम्प्लॉइज क्या है? ह्यूमन कैपिटल, जहां पे आपने लेबर मैनेजमेंट की बात करनी है। लेबर मैनेजमेंट में क्या क्या था सर? लेबर मैनेजमेंट थी लेबर की सेफ्टी, लेबर की हेल्थ, और सिर्फ मैनेजमेंट नहीं करनी, हमें करनी है ह्यूमन कैपिटल की डेवलपमेंट। यही था ना हेडिंग, ह्यूमन कैपिटल, उसी की करनी है डेवलपमेंट। एंड आखिरी में जब बात आती है कस्टमर की, वहां पे कौन सी लाइबिलिटी आती है? प्रोडक्ट लायबिलिटी। तो प्रोडक्ट लायबिलिटी से बचना तो आपको प्रोडक्ट की सेफ्टी रखनी है। जल्दी से सारे के सारे बच्चे फटाफट चैट बॉक्स में बता दो, प्रोडक्ट की सेफ्टी में कौन से दो प्रोडक्ट्स की सेफ्टी रखनी है? सर आप हमें हिप्नोटाइज कर रहे हो तुमको ऐसा लगता तो नहीं मैं तुमको हिप्नोटाइज कर रहा हूं? अरे भाई लॉजिकल फ्लो में चलते हो ना, सब याद हो जाता है। कौन से दो प्रोडक्ट्स की सेफ्टी रखनी है? फटाफट बता दो। टेल मी दोस टू मैजिकल वर्ड्स। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, केमिकल सेफ्टी। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, केमिकल सेफ्टी। और आखिरी में आ जाता है सर हमारा फेवरेट टॉपिक, अपॉर्चुनिटी। याद है यहां भी अपॉर्चुनिटी की बात की थी, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एंड ग्रीन। यस सर, यहां भी अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी है? आप अपने जितने भी लोग हैं इनको एक्सेस दे दो। सर किसका एक्सेस? हेल्थ केयर का, फाइनेंस का, कम्युनिकेशन का, HFC, एक्सेस टू HFC। HFC का मतलब है हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन। बेसिकली जो ह्यूमन नीड्स होती है, एक ह्यूमन की क्या नीड है? अच्छी सेहत हो, अच्छा पैसा हो। जब सेहत और पैसा होता है तो आदमी क्या करता है सर? फोन उठाता है, घंटों बातें करता है, यानी कम्युनिकेशन। अच्छी सेहत, अच्छा पैसा, घंटों बातें, वाह क्या लाइफ है, बड़ा पाव खाते आगे बढ़ते रहो। ठीक है, सो एक्सेस टू हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, वाह सर। एक तरफ आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पढ़ाते हो, NBFC पढ़ाते हो, एक तरफ ये बच्चों वाली चीजें पढ़ा रहे हो। क्या करूं दोस्तों, यही प्रभु की लीला है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, क्लियर है सोशल पिलर? पक्का? तुमको ना देखो गेम समझ आनी चाहिए। पहले सप्लायर की बात की, फिर एम्प्लॉयज की बात करी, फिर कस्टमर की बात करी, देन बात करी अपॉर्चुनिटी की। अब लास्ट में आ जाता है सर गवर्नेंस। पानी के दो दो घूंट लगाओ एंड चैट बॉक्स में रेडी, आ जाओ। बहुत बढ़िया। अब सर अगर मैं बात करूं गवर्नेंस की, मुझे ऐसा लगता है गवर्नेंस वाला जो टॉपिक है ना, इसको बस आप समझ लो। ऊपर वाले टॉपिक्स को याद रखना ठीक ठाक तरीके से, हेडिंग्स याद रखना, अंदर के पॉइंट्स यू कैन मेक, दो तीन पॉइंट ध्यान रखना। ये वाला टॉपिक बस आप समझ के भी चलोगे ना, इजी है। इसमें बस दो तीन पॉइंट कवर कर लेंगे। दो ही हेडिंग दी है यहाँ पे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट बिहेवियर। अब सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इन्होंने ना कुछ एक्सप्लेन नहीं किया।
बस बता दिया कि गवर्न करने के लिए पहले कोई ओनर होना चाहिए, ठीक है, फिर ओनर के नीचे कुछ लोग होंगे जो एग्जीक्यूट करेंगे, जो मैनेजमेंट होगी तो उनकी पे ठीक होनी चाहिए, फिर कुछ लोग अकाउंटिंग करेंगे तो आपकी अकाउंटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, देयर शुड बी डाइवर्सिटी। आई होप डाइवर्सिटी का मतलब आप समझते हो कि कहीं ना कहीं मैन मेल टू फीमेल रेशियो शुड बी प्रॉपर, जो आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो उसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो देयर शुड बी डाइवर्सिटी। तो गवर्नेंस में आपने बस हायरार्की ध्यान रखनी है, पहले ओनर, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की पे, उसके नीचे हमारा अकाउंटेंट आ गया, एंड इन सब में क्या होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। तो 2 बार 3 बार रीड करोगे, इजी पॉइंट्स हैं। फिर सर कॉर्पोरेट बिहेवियर, यानी ये जो सब लोग हैं इनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, तो आप बस इतना ध्यान रखो इनके बिहेवियर में होने चाहिए एथिक्स, ठीक है, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। सो देयर शुड बी बिजनेस एथिक्स। अब सर एथिक्स कैसे पता चलते हैं, जब आप टैक्स टाइम पे करते हो, करप्शन नहीं करते हो, प्लस एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस नहीं करते हो। एंटी कॉम्पिटिटिव मेजर्स का क्या मतलब है, आपको याद है जियो आया था, जियो, हाँ सर, जब जियो लेके आया था डेटा सर्विसेज 2G 3G 4G, इसने कितने रुपए चार्ज किए थे सर, 0। दैट वाज एंटी कॉम्पिटिटिव। कहीं ना कहीं जियो के स्टेप से भारती एयरटेल को बड़ी दिक्कत हुई थी, वोडाफोन को आज तक दिक्कतें हो रही हैं। तो आपको ऐसी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए जहां पे सर दूसरों लोगों को दिक्कत हो, दूसरे कंपटीशन को इश्यूज आए, ठीक है। तो बिजनेस एथिक्स कहते हैं 3 चीजें, टैक्स टाइम पे करो, टैक्स ट्रांसपेरेंसी, करप्शन मत करो, और एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड, ठीक है। सो लास्ट बार अगर मैं रिवाइज करा दूं, गवर्नेंस, सर गवर्नेंस में क्या था, गवर्नेंस में कुछ भी नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और उसके साथ आपका कॉर्पोरेट बिहेवियर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कुछ नहीं है, हायरार्की है, सबसे पहले ओनर आ गए, फिर एग्जीक्यूटिव की पे आ गई, फिर अकाउंटेंट आ गया, फिर इन सब में मैंने कहा था देयर शुड बी डाइवर्सिटी। फिर हमने बात करी बिहेवियर की, उसमें बिजनेस एथिक्स थे। एथिक्स में मैंने बस क्या क्या बोला, क्या करना चाहिए, टैक्स ट्रांसपेरेंटली पे करना चाहिए, करप्शन नहीं करना चाहिए, और आखिरी में एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस। डील डन, डन सर। तो इसके साथ आपका ये पूरा पार्ट कवर होता है। अच्छा ये चार्ट चाहिए क्या तुम लोगों को, ये चार्ट मांगता है क्या तुम लोगों को, हाँ सर ये चार्ट मांगता है, तो ये चार्ट मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल क्लियर सी विद शुभम केसवानी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो इस चार्ट से आप आराम से फटाफट इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हो। अब दोस्तों एक क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है, मैंने देखो एक क्वेश्चन नहीं कराया, 3 3 क्वेश्चन करा दिए क्वेश्चन के बहाने, ठीक है सर। अब आ जाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 पे, पानी के 2 2 घूंट लगाओ एंड चैट बॉक्स पे रेडी। कम ऑन एवरीवन। वेरी वेरी गुड। अब सर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं ना आपसे, बैंक ऑडिट की, आ जाओ साथ में क्वेश्चन रीड करेंगे। देखने में ऐसा लगेगा बहुत ही हट्टा कट्टा मोटा मोटा क्वेश्चन है, बट बहुत ही मरियल क्वेश्चन है, साथ में रीड करेंगे मजा आएगा। कहता है इवेलुएट द सिचुएशन एंड डिटरमाइन विद रीजन वेदर द बैंक शुड क्लासिफाई इट एज एनपीए। हमें अकाउंट को एनपीए क्लासिफाई करना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताओ, कि मैं कोई आंसर नहीं देने वाला, ठीक है सर। Park Bank Limited is reviewing the cash credit limit worth 3 crores of Manish Manufacturing Private Limited. During the quarterly review, credit officer noticed that latest stock statement available was more than 3 months old. Based on this old statement, the drawing power calculation showed outstanding amount exceeded the permissible limit. Further, the sanction limits were also due for renewal, but the renewal process has not been completed on time. However, the excess outstanding was only temporary. कहता है ये जो आउटस्टैंडिंग से एक्स्ट्रा पैसा गया ये टेम्पररी गया है, जिससे क्या है एक शॉर्ट टर्म टाइमिंग मिसमैच आया इन द रिसीट्स. Officer is unsure whether the account should be classified as NPA in the light of these observations. निरंज, मिहिका, रितेश, सही बोल रहे हो दोस्तों, और बताओ और कोई कुछ कहना चाहेगा? आशीष कहता है सर इसको एनपीए नहीं बनाना चाहिए। लास्ट लाइन ने गेम चेंज कर दिया। लास्ट लाइन कौन सी, ये टेम्पररी वाली जो लाइन थी? यस सर, सबने एकदम सही जवाब दिया, इट इज नॉट अ एनपीए। सर ऐसा क्यों? मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर टेम्पररी डेफिशिएंसीज हैं, टेम्पररी इश्यूज हैं, तो इसका ये मतलब नहीं आप उस अकाउंट को एनपीए बना दो, ठीक है सर। फिर मैंने एक चीज और सिखाई थी कि जो स्टॉक स्टेटमेंट आप यूज कर रहे हो टू कैलकुलेट द डीपी, डीपी बोले तो दीपिका पाडुकोन नहीं, ड्राइंग पावर,
जो ड्रॉइंग पावर के लिए स्टॉक स्टेटमेंट यूज हो रहा है, इट शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 months, इट शुड बी ओल्डर अप टू 3 months, 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केस में अगर ये ग्रेटर देन 3 months वाला होता है, तो ऐसे केस में आप अकाउंट को बोलते हो इररेगुलर, एनपीए नहीं बोलते, इररेगुलर बोलते हो। तो आपको यही प्रोविजंस लिखने हैं, और कहीं भी ऐसा नहीं लिखा दैट आउटस्टैंडिंग इज मोर देन 90 डेज। क्या ऐसा लिखा है कि आउटस्टैंडिंग इज मोर देन 90 डेज? सर ऐसा तो लिखा ही नहीं है। तो आप एनपीए नहीं बनाओगे, बट आपको लेटेस्ट स्टॉक स्टेटमेंट ले लेना चाहिए। आप इसको एनपीए तो नहीं बनाओगे, बट आपको लेटेस्ट स्टॉक स्टेटमेंट ले लेना चाहिए। तो इन्होंने आंसर में भी ऐसे लिखा, देखो क्या कहता है, बैंक शुड नॉट क्लासिफाई इट एज एनपीए बिकॉज देयर आर सम डेफिशिएंसीज विच आर टेम्पररी नेचर। अब एग्जांपल दे दो डेफिशिएंसी का, जो क्वेश्चन में लिखा है कि ड्रॉइंग पावर इज नॉट बेस्ड ऑन लेटेस्ट स्टॉक स्टेटमेंट, बैलेंस इज आउटस्टैंडिंग द लिमिट टेम्पररली, नॉन रिन्यूअल ऑफ लिमिट, जो जो प्रॉब्लम्स क्वेश्चन में थी उनको आपने लिख दिया टेम्पररली, ठीक है सर। हाउएवर शुभम सर ने सिखाया था दैट स्टॉक स्टेटमेंट शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 months। इफ इट इज ओल्डर देन 3 months, अकाउंट विल बी कंसिडर्ड एज इरेगुलर। ऑल दो यहां पे आउटडेटेड स्टॉक स्टेटमेंट है, ठीक है, बट दैट इज अ टेम्पररी थिंग एंड दैट डज नॉट जस्टिफाई द एनपीए क्लासिफिकेशन। तो बैंक को क्या करना चाहिए, ये आपने कंक्लूजन में लिखना है, बैंक शुड टेक अ अपडेटेड स्टॉक स्टेटमेंट फटाफट प्रॉम्प्टली, बट एनपीए रिकॉग्निशन इज नॉट रिक्वायर्ड, एनपीए रिकॉग्निशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। और जो ये मैंने आपको चार्ट बना के दिया है कनेक्ट करके, ठीक है, जो मैंने आपको ये चार्ट बना के दिया है, इसका एक और वर्जन मैंने आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट में डाल के दे दिया, आप यहाँ से भी रेफर करके चल सकते हो। बट आई विल सजेस्ट यू कि वो जो पिलर्स वाला खेल है, पिलर्स के लिए आप मेरा वाला चार्ट रेफर करो, इससे आपको चीज़ें थोड़ा बेहतर ध्यान रहेंगी, ठीक है, ठीक है सर। सो विद दिस MTP2 सेशन इज डन मैन। देखो MTP तो एक बहाना है, MTP तो एक बहाना है, हमको रिवीजन करके जाना है। सो आई होप कई सारे आपके कॉन्सेप्ट्स इस MTP के बहाने रिवाइज हो गए, एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया क्वेश्चन सॉल्विंग को लेके, बिकॉज अल्टीमेटली जब हम एग्जाम में जाते हैं तो सर यही आना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स कैसे अप्लाई करने हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, यही कला आनी चाहिए। इसी कला के थ्रू आप अपना आंसर ठीक से लिख पाते हो, एग्जामिनर का दिल जीत पाते हो और सीए बन पाते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर राइट नाउ। थोड़ा सा टाइम आपके एग्जाम्स को रह गया है, मैं एक छोटी सी बात आपको शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। सर क्या? डोंट एक्सपेक्ट परफेक्शन, ठीक है। ये जो थोड़ा बहुत टाइम रह गया है ना, इसमें अपने आप से परफेक्शन एक्सपेक्ट मत करना। मान लो आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो, उसमें मान लो आपको 5 में से 3 पॉइंट्स याद आते हैं, 2 पॉइंट याद नहीं आते, चलेगा। उन 2 पॉइंट्स को वापस रिवाइज करो, समझो, याद करो, आगे बढ़ो। मान लो आपको 4 में से 2 टॉपिक आ रहे, 2 टॉपिक नहीं आ रहे, अगेन उन 2 टॉपिक्स को वापस सीखो, समझो, याद करो, आगे बढ़ो। यानी दोस्त, इस टाइम पे परफेक्शन मैटर नहीं करती, व्हाट मैटर्स इज नॉट गिविंग अप। यानी गलतियां सबसे होंगी, गलतियां पता है यश से भी होगी, अजीत से भी होगी, सिमरन से भी होगी, बट सर इनमें से सीए कौन बनेगा? जो गिव अप नहीं करेगा, जो एंड तक इन गलतियों से सीखता रहेगा, इंप्रूव करता रहेगा ना, वो जीत जाएगा, वो एग्जाम क्लियर कर जाएगा। एंड ये सिर्फ बात सीए को लेके नहीं है, ये बात है लाइफ की। लाइफ में हम में से कोई भी कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाता, बट सर सक्सेसफुल कौन होता है? जो गिव अप नहीं करता और रोज कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करता रहता है। तो मैं चाहता हूं, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, आपने मुझे एक टीचर का दर्जा दिया है, सो इट्स नॉट ओनली अबाउट सीए, इट्स अबाउट बिकमिंग सक्सेसफुल इन लाइफ। एंड इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, इट इज नॉट अबाउट डूइंग मिस्टेक्स, इट इज अबाउट लर्निंग फ्रॉम देम and constantly improving so that you can level up your game. So that's it from my side. टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके कभी किसी का भला नहीं हुआ। सो दोस्तों, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे एंड डेफिनेटली एग्जाम्स में रॉक करेंगे। लगे रहो मित्रों, लगे रहो। वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट इसको लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड डू शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट्स, बिकॉज योर एप्रिसिएशन इज माई मोटिवेशन। हमें रही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। टेक केयर ऑल ऑफ यू।